बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से आज तगड़ा हुक्म जारी किया गया है। इस नए तगड़े हुक्म के बाद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर खाते काम बड़ा खराब हो गया है। शदीद किस्म का बहस मुबासा जारी है और शदीद किस्म की अंदर खाने लड़ाई चल रही है। अंदर खाने इसलिए लड़ाई चल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हिस्सा समझता है कि दो शख्सियात हैं। इन दो शख्सियात की वजह से हमारे तमाम तर केसेस का बेड़ा गर्क हुआ, हमारे तमाम तर जो मामलात हैं वो खराब हुए। और यही दो शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डुबोया। यानी कि अगर इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सके तो इसके पीछे ये दो शख्सियात हैं। अगर आज चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकामात दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे ये दो शख्सियात हैं। और वो दो शख्सियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी पोजीशनों पर हैं। एक बड़ा वजीर है और एक बड़ा मुशीर है। और नाज़रीन किराम, जो मैं खबर आपको दे रहा हूं ना, ये मेरी असेसमेंट नहीं है, मेरी कुछ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये खबर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई करीबी सहाफी ने। और वो मतलब जो मतलब है, मेरे सीनियर हैं, सहाफी कम है, प्रोपेगेंडा करने वाले मुझे आजकल ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये उनकी जानिब से खबर आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो दो बंदे हैं, एक बड़ा मुशीर और एक बड़ा वजीर, ये इनके ऊपर मियां साहब तप गए हैं और इन्हें कह दिया गया है कि अब आप जो है ना वो घर बैठिए। यानी कि इस हुक्म का सबसे बड़ा नजला इन दोनों के ऊपर गिर रहा है और इनसे जिम्मेदारियां कुछ तो अहम तरीन वापस ले ली गई हैं और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में वापस ले ली जाएंगी। ये मुशीर और ये वजीर कौन है, एक खबर है, इस बारे में मुझे आपको तफसीलन बताना है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, एक इंतहाई बड़ी साजिश तैयार की गई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को माजूल किए जाने की साजिश। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस को माजूल करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के बारे में मैंने आपको बताना है कि इसको किस हद तक कुचला गया है और चीफ जस्टिस ने क्या इकदाम उठाए हैं, जिसके बाद जो है वो ये जो साजिश तैयार करने वाले हैं उनको अपनी पड़ गई है कि एक ही हो गया है। नंबर 2 और नंबर 3, नाज़रीन किराम, आर्टिकल 81 आर्टिकल 81 ये आउट ऑफ सिलेबस इनके लिए आ गए हैं। ये भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या सीन है। तो एक एक करके मैं दोनों तीनों चीजें जो है वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जिन शख्सियात से माफी मांगी गई है, भाईजान माफ कर दें, आप घर बैठे हैं, आपकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। वो दो शख्सियात जो है ना वो अभी तक इतलात आ रही है और ये जो खबर दे रहा है, अगेन नाज़रीन किराम, ये खबर दे रहे हैं कौन, जावेद चौधरी। जावेद चौधरी इन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस तरह करीब है, बहुत करीब है। और ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहते हैं जी दो शख्सियात हैं, एक का नाम है आजम नजीर तारड़ और दूसरे का नाम है अताउल्लाह तारड़। ठीक है, अता तारड़ साहब और आजम नजीर तारड़ साहब, इन दोनों तारड़ बरादरान को जो है ना उनसे मियां साहब बड़े खिफा हैं, क्योंकि जो कि मेरे अता तारड़ साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि वो काबिल आदमी है, लेकिन गलत साइड पे खड़ा है, दूसरी तरफ खड़ा है, हिस्ट्री की राइट साइड पे नहीं खड़ा, लेकिन उनकी अहलियत के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। वो सुने जरा कैसे नाज़रीन किराम, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि आजम नजीर तारड़ से जहां पे मसला शुरू हुआ ना, वो मसला इस बात से शुरू हुआ कि दो जजेस को जब एलिवेट किया गया, एक जस्टिस हसन अजहर रिजवी और दूसरे जस्टिस शाहिद वहीद, ये दोनों जजेस के ऊपर एतराज था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो पहले इन्होंने कहा कि हम उसको जो है ना वो इनको एलिवेट नहीं करेंगे और बताया ये जाता है कि ये दोनों जजेस जो है ना वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की चॉइस थी। ठीक है, अब ये जो आजम नजीर तारड़ हैं, इन्होंने ये यकीन दिलाया अपनी पार्टी को कि काइंड ऑफ डील हो गई है कि ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं देंगे, इसलिए ये वोट दिया गया। और ये अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये इनका बड़ा बंदा, करीबी बंदा जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है जी इन दोनों बंदों के बारे में आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि इन दोनों को जो है ना वो एलिवेट करने दीजिए, ये हमारे खिलाफ फैसला कोई नहीं देंगे, हमारे खिलाफ मसला नहीं बनेगा, जो कि इट्सल्फ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जो है ना वो नोटिस लिया जाना चाहिए कि ये क्या आप आजम साहब बात कर रहे हैं, जैसे अगर जिस तरह से कोट किया जा रहा है, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, एक मसला वो ये
बना यहाँ से जहाँ पर जो है ना वो आज़म नज़ीर तारड़ ने माफ़िया भी मांगी है कि वो मुझे माफ़ कर दें, मैंने इस काम में साथ दिया। दूसरा मसला बना नाज़रीन इकराम, जब ये सुमोटो की बात हो रही थी और सुमोटो के इख्तियारात की बात हो रही थी और उसके ऊपर जब अपील की बात हुई ना, तो 184(3) के अंदर, यानी कि जो सुमोटो लिया जाएगा उसके अंदर जो है ना वो अपील की बात हुई। तो इसमें जो ये इफेक्ट है ना कि यार अपील जो है ना वो आज से नहीं हो, अपील तो शुरू से होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है कि आज से नहीं हो, पहले से इसके ऊपर जो है ना वो लागू हो जाए। तो इसके ऊपर मोहसिन नवाज रांझा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उनका यह मौक़िफ़ था कि इस अपील को माजी से करें ताकि मियां साहब को इससे फ़ायदा हो सके। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा नहीं, इससे तो आपके खिलाफ एक जो है ना वो महाज खुल जाएगा और उसके अंदर होगा कि नून लीग अपने फ़ायदे ले रही है, इसलिए ये काम कर रही है। तो आज़म नज़ीर तारड़ को यहां पर समझा गया, मोहसिन नवाज रांझा ने जब ये कहा तो आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी मुखालफत की, तो यहां पर समझा गया शायद आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो चाहते ही नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं है कि मियां साहब वापस आन, लिहाजा वो समझा गया कि ए काम खराब है, ये काम ठीक नहीं है, लिहाजा समझा जाता है कि ठीक है ये नवाज शरीफ की लीगल टीम को तो देखते रहे हैं शुरू से, लेकिन ये शहबाज शरीफ के करीबी हैं, इसलिए इनके खिलाफ एक माहौल गर्म हुआ और इन्हें अब कहा गया है कि आप थोड़ा आराम कीजिए, आप ज़्यादा काम ना कीजिए। अभी आपको ये टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, अभी भी आज भी एक जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी जो है ना वो हसल आपको नजर आएगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो क्यों चल रही है, लेकिन उसमें आपको नजर आएंगे। लेकिन अंदर खाते ये फैसला हो चुका है कि आइंदा के लिए आज़म नज़ीर तारड़ को बड़े कामों में आराम दिया जाए। अब आ जाता है मामला अता तारड़ से क्या मसला बना। अता तारड़ से ये मसला बना कि अता तारड़ साहब जो हैं वो उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि इमरान खान की तमाम FIRs को आपने देखना है, जितनी भी इनके ऊपर FIRs हों, कोशिश करनी है कि कानूनी तौर पर आप इतने तगड़े हों कि उनको रिलीफ ना मिले। लेकिन इमरान खान को हर मामले के अंदर रिलीफ मिलता रहा, इसलिए जो अता तारड़ साहब हैं, और दूसरा वो शहबाज शरीफ ग्रुप के समझे जाते हैं, इसलिए अता तारड़ साहब के साथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खफा हैं, और वो अता तारड़ के साथ भी जो है ना वो उन्हें भी कहा गया है कि आप भी बड़े कामों के अंदर थोड़ा सा आराम कीजिए, आप भी जो है ना वो यहां पर ना आइए। तो ये दो बड़े बंदे हैं, एक बड़ा वजीर और एक बड़ा मुशीर, इनको कहा गया है जरा आप थोड़ा सा जो है ना वो हाथ हौल, आप अभी आप बड़े कामों के अंदर उनको नहीं लिया जा रहा। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, एक और साजिश तैयार की जा रही है, और वो साजिश क्या तैयार की जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में कमी। इसके लिए भी दो चीज़ें जो है ना वो दो तरीक़ेकार देखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सितंबर में रिटायर होना है और सितंबर में 65 साल की उम्र में रिटायर होना है। अब इसके लिए दो चीज़ें जो है ना वो की जा रही हैं। एक तरीकाकार तो ये इख्तियार किया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, जैसे जजेस को इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, इसी तरह से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इन्हें माजूल कर दिया जाए और इनकी जगह नए चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बना दिया जाए और इनके इख्तियारात को सल्ब कर लिया जाए। एक तरीकाकार ये है, वो तय किया जा रहा है। दूसरा ये है, और ये दोनों बड़े भोंडे हैं, जो मुझे लगता है कि ये इनका बस ही नहीं चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा तरीकाकार भी सुन लीजिए। दूसरा तरीकाकार नाज़रीन इकराम ये तय किया गया है कि मुद्दत मुलाजमत में कमी इस तरह से की जाए कि एक बिल लेके आ जाए और उसमें जो चीफ जस्टिस की उम्र की हद है उसे 65 की बजाय 64.5 साल कर दिया जाए, और जब ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फारिग होकर घर चले जाएं तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए तो दोबारा इस उम्र की हद को 65 साल कर दिया जाए। तो इससे चीफ जस्टिस भी घर चले जाएंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ये दो चीज़ें नाज़रीन इकराम की जा रही हैं। ये दो चीज़ों के जरिए मुझे लगता है ये दोनों इतना भोंडे तरीके से जो है ना वो बात कर रहे हैं, और इतने भोंडा ये काम में मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत मुमकिन है, किसी भी सूरत हो सकता है, ये नामुमकिनात में से लगता है। क्यों? उसकी वजह आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑलरेडी देखें, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंडर चीज़ें आती है, तो रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स का ऑलरेडी आपने एक बिल की पास किया, उसके ऊपर हुक्म इम्तना आ चुका है। आप दोबारा करेंगे इस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर हुक्म इम्तना आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या चॉइस बचेगी? तो ये दोनों के दोनों जो है ना वो मेरे ख्याल से बड़े भोंडे तरीके से इसको करने की कोशिश की जा रही है, ये होगा नहीं। एक और खबर यह है कि नाज़रीन इकराम
ये आज रौला डाल रहे हैं न्यू फंड्स के ऊपर। तो इन्होंने आर्टिकल 81 नहीं पढ़ा। आर्टिकल 81 शायद इन्हें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमें इनको अंदाजा भी नहीं था किस तरह से हो सकता है। वो किस तरह से नाज़रीन किराम वो सुन लीजिए। आर्टिकल 81 कहता है कि एक्सपेंडिचर चार्ज अंडर एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो वो कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द remuneration payable to the president and the expenditure relating to the office and the remuneration payable to the judges of the Supreme Court, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और ऑडिटर जनरल, इन सबको जो है ना वो दिया जा सकता है ये फंड। तो ये इनके से आउट ऑफ सिलेबस है, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये भी हो सकता है। अब नाज़रीन किराम एक और ख़बर आ रही है, और वो ख़बर ये है कि आर्मी चीफ पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे इन कैमरा क्या बातें हुई हैं? आज 2 इन कैमरा इजलास थे ना, तो वहाँ पे क्या बातचीत चल रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।